तमाम नए बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। तो विद्यार्थियों, आज हम बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है उसको परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा। एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसकी परिभाषा है वो उस संस्था के द्वारा दी गई है जिसको विश्व मान्यता प्राप्त है। तो वह परिभाषा कौन सी है, बहुत बार पूछी जाती है आपकी 12th क्लास में। और इस बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें यानी कि डिस्कवरीज हुई है। तो वो डिस्कवरी या खोजें वो कौन सी ही थी, यानी कि उनको किस प्रकार से खोज किया गया था और वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो उस पर हम आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आवश्यक रूप से ऑन कर लेना। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो यानी कि जैव और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक या प्रौद्योगिकी। जैव तकनीक, तो जैव यानी कि सजीव या जैविक, और तकनीक का मतलब यहाँ पर है जैसे कि सजीवों का उपयोग करके या उसको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के रूप में काम करके सजीवों का तकनीक के साथ उपयोग करके मानव उपयोगी या मानव के उपयोग योग्य पदार्थ की प्राप्ति। यानी कि सजीवों या जैविक वस्तुओं का उपयोग करते हुए किसी विशेष प्रोसेस या तकनीक की सहायता से उसको मानव उपयोगी बनाना, यानी कि मनुष्य के आवश्यक कामों में उसकी हेल्प हो सके। तो मनुष्य के उपयोग योग्य बनाना जिस तकनीक या जिस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है उसको जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए या फिर सजीवों, कोई भी हो सकता है वो सजीव, तो उस सजीव का उपयोग करते हुए मानव उपयोगी या मानव कल्याण के लिए उपयोगी पदार्थ प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द की हम बात करें तो उसका सर्वप्रथम यह रूप बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीक, वह हंगरी देश के एक एग्रीकल्चर इंजीनियर थे। हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियर यानी कि कृषि अभियंता। एग्रीकल्चर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर हंगरी के, जिसका नाम था कार्ल एरेकी। तो इस कार्ल एरेकी जो हंगरी का था, एग्रीकल्चर इंजीनियर था, इस कार्ल एरेकी ने सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी शब्द का उसने उल्लेख किया था। तो ये तो बात होगी उसकी परिभाषा की। तो इसका थोड़ी सी हम समझने का प्रयास करें तो जैसे कि प्राचीन काल से आपको पता होगा शराब, जिसको मद्य या मदिरा कहा जाता था, और दूध से दही बनाना, यानी कि जब मवेशी होते थे आदिमानवों के पास, उन मवेशियों का दूध निकाल लिया जाता था और दूध प्लस किसी, जैसे कि खट्टा मिलाया जाता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या दूध में खट्टा मिलेगा तभी तो दही बनेगी। तो दूध का उपयोग करके दही बनाना और दही को बाद में लस्सी बनाना, इस प्रकार से किण्वन क्रिया के द्वारा यहाँ पर किण्वन होता है। और शराब का भी जैसे कि सड़े गले फलों के छिलके और अनाज आदि का उपयोग करते हुए किण्वन क्रिया द्वारा शराब बनाई जाती थी, और किण्वन क्रिया द्वारा ही दही बनती है। और इससे जैसे ब्रेड रोटी, डबल रोटी का विकास तो प्राचीन काल से ही है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक चली आ रही है। परंतु वर्तमान में क्या है कि कुछ विस्तृत या विकसित टेक्नोलॉजी आ गई है, आधुनिक ज़माना है, तो विशेष तकनीकों का उपयोग कर किया जाने लगा है। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी है वो आदिमानवों के पास समय से ही है। तो एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी। ये पूछ लिया जाता है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी यह एक संस्था है जो बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जो विशेषता नहीं, बायोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक होती हैं उन पर डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं प्रदान करती है, जो सर्वमान्य या
जिसको आसानी से समझा जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा किस प्रकार से है वो पूछा जाता है आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के एग्ज़ाम में। तो इनके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। हम आपको यहाँ पर लिख के बताते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वो जीव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी की किस प्रकार से परिभाषा दी है। गर्मी बहुत है यार गाइस यहाँ पर, सॉरी। तो उन्होंने बताया था कि जो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है वो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों, ध्यान से देखना आप, सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, संवर्धित टिश्यूज, सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं उनके अंगों, सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों, उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों, एक बार लिख लेते हैं बाद में आपको समझा दूंगा। प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, यह याद रखना आप, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का समाकलित उपयोग है। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या हो जाता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर रसायनों का उपयोग करते हुए विशेष तकनीकों के द्वारा जो हमारे शरीर के अंग, कोशिकाएं एवं ऊतक होते हैं उनकी क्षमताओं के जो प्रौद्योगिक अनुप्रयोग होते हैं, यानी कि उनकी क्षमताएं बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि इनका उपयोग करके हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप हूबहू या याद रखें, मुझे तो याद है कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं उनके अंगों की प्रौद्योगिक क्षमताओं के अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान का समाकलित उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप याद रखें इसको, प्रोबेबली है कि 2 अंक में ये है, आवश्यक रूप से आपसे पूछ लिया जाए 12th बोर्ड में, ठीक है। तो आप याद रखना कार्ल एरेकी जो एग्रीकल्चर इंजीनियर था जिसने बायोटेक्नोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया था, और एक है ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। तो आप याद रखें। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें, यानी कि डिस्कवरी। तो वैसे तो प्राचीन काल से ही डिस्कवरी होती आ रही है, जैसे कि सबसे पहले शराब का विकास हुआ, उसके बाद डबल रोटी बनी। सबसे पहले तो शराब यानी कि दारू, मद्य, ड्रिंक, वाइन, विस्की, बहुत नाम है आज के टाइम में। तो सबसे पहले शराब का विकास हुआ था, आदिमानवों ने किया था और किण्वन क्रिया द्वारा किया था, ठीक है। और उसके बाद डबल रोटी बनी, जिसको वर्तमान में ब्रेड बोलते हैं, डबल रोटी। तो डबल रोटी का विकास भी है वो किण्वन क्रिया के द्वारा ही हुआ था। तत्पश्चात बाद में थोड़ा थोड़ा इंसान विकसित हुआ और 17वीं शताब्दी में कोशिका की खोज हो गई थी, यानी कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका को देखा था, और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेक था, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। वैसे ये बात यहाँ पर बताने की नहीं है, नॉर्मल सा कि उसने मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था और जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था, ठीक है। तो उस यहाँ से कोशिका की खोज हुई
उसके बाद में मनुष्य ने धीरे धीरे वो बायोटेक्नोलॉजी में विकास शुरू हुआ, बायोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य आगे जाने लगा, साइंस की है वो प्रगति होने लगी। तो इनकी खोज के बाद क्या हुआ था, निरंतर कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगों की खोज हुई, जैसे कि उसके बाद केंद्र की खोज हो गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अलग अलग जो अंग थे उनमें भी विभेदन होने लगा था, जैसे कि क्रोमोसोम नहीं, रीतलवक। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब इसके बाद क्या हुआ था कि ये तो बायोलॉजी की बात हो रही है, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था फिर, तो बायोलॉजी शब्द वर्तमान में इस प्रकार से हैं, परंतु पहले यह कार्ल लिनियस ने वाई की जगह आई उपयोग में लिया था, बायोलॉजी यह आई था, वर्तमान में यह वाई है, यह आई था जो कार्ल लिनियस ने लिया था। परंतु जो इस नाम का श्रेय है बायोलॉजी, यानी कि बायोस प्लस लोजिया, दो शब्दों से मिलकर बना है बायोस और लोजिया, तो इस शब्द का श्रेय है जो, यानी कि बायोलॉजी शब्द का श्रेय है वो दिया जाता है बुर्डेज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बुर्डेज ट्रिविरेंस एंड बाप्टिस्टा लेमार्क। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय बुर्डेज, ट्रिविरेंस एंड बाप्टिस्टा लेमार्क को दिया जाता है, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। ये हम पढ़ चुके हैं, हंगरी के थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर थे कार्ल एरकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि ई कोलाई यानी कि एशरिकिया कोलाई, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, ई कोलाई। तो इस ई कोलाई की खोज की थी थियोडोर एशरिच, इस प्रकार से ये थियोडोर एशरिच। यह एक प्रकार का जो, अब आगे बढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहाँ पर यह काम में लिया जाता है, मनुष्य की आंतों में भी पाया जाता है यह बैक्टीरिया ई कोलाई नामक। तो इसकी खोज करता थे थियोडोर एशरिच। स्टार क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। ठीक है, थियोडोर एशरिच ई कोलाई के खोजकर्ता। नेक्स्ट आता है गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज और नामकरण का श्रेय है वो वाल्डेयर को दिया जाता है, वाल्डेयर। ठीक है, हम यहाँ पर सारे कोशिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जितने आपके दिए गए हैं 12th में उतने ही बता रहा हूँ, वरना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 10 वर्ड बढ़ जाएंगे इससे। ठीक है, गुणसूत्र की खोजकर्ता और नामकरण दिया था वाल्डेयर ने। अगला आता है आपका डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाटसन व क्रिक ने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो एकल रज्जुक न होकर द्विरज्जुक होता है, इसको द्विकुंडलित संरचना बोल देते हैं, जो वाटसन व क्रिक ने सबसे पहले बताई थी। नेक्स्ट है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है भाई, यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी, इसमें क्या होता है कि पुनर्योगज डीएनए का उपयोग किया जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए क्या होता है भाई, हम इसकी खोजकर्ता भी पढ़ेंगे। पुनर्योगज डीएनए, तो जैसे कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर में कोशिकाएं डीएनए हैं, तो जो मेरा शरीर का डीएनए है उसमें किसी और जीव का डीएनए ऐड कर दिया जाए, यानी कि मिक्स डीएनए, दो जीवों का डीएनए बनाकर एक नया डीएनए बनाया जाए तो उसको पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और पुनर्योगज डीएनए का उपयोग करते हुए
जीवों में म्यूटेशन की खोज करना या नए लक्षणों को उत्पन्न करना, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एक वैज्ञानिक था जैक विलियमसन, जैक विलियमसन। तो इस जैक विलियमसन का एक उपन्यास था ड्रैगन्स आइलैंड। याद रखना आप, उपन्यास का नाम क्या है, सॉरी, ड्रैगन्स आइलैंड। तो इस ड्रैगन्स आइलैंड उपन्यास में इस जैक विलियमसन ने सर्वप्रथम आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का उपयोग है वो किया है, जिसमें पुनर्योगज डीएनए का उपयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए किसी जीव के डीएनए में दूसरे जीव का डीएनए मिलाना ही पुनर्योगज डीएनए होता है। पुनर्योगज यानी कि नया योजना द्वारा बना हुआ डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए के खोजकर्ता थे स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर। स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, लेट मी चेक, यही है या और है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ मैं भी। तो हाँ, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ही है, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। आप याद रखना, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर थे पुनर्योगज डीएनए के खोजकर्ता, जिन्होंने सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए बनाया था। और जो जैक विलियम्स ने, उसने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द उपयोग किया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था अमेरिकी कृषि अभियंता कार्ल एरिक ने। बायोलॉजी शब्द दिया था ट्रिवेरेज बाप्टिस्टा लेमार्क और ब्रूडेच ने। उसके बाद आता है अपना गुणसूत्र शब्द वाल्डेर ने दिया था। इकोलाई शब्द एसरिचिया थियोडोर एसरिच ने दिया था और गुणसूत्र शब्द वाल्डेर ने दिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द जैक विलियमसन ने दिया था और अपना जो स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर थे, उन्होंने सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया था। अब आता है एक कलोनीय प्रतिरक्षी। एक कलोनीय प्रतिरक्षी यह एक प्रकार की विशेष जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तकनीक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एक कलोनीय प्रतिरक्षी, इसको हाइब्रिडोमा तकनीक भी बोला जाता है। हाइब्रिडोमा तकनीक। तो एक कलोनीय प्रतिरक्षी का निर्माण सबसे पहले किया था कोहलर व मिल्स्टन ने। कोहलर एंड मिल्स्टन, ठीक है। कोहलर व मिल्स्टन हाइब्रिडोमा तकनीक इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। हिंदी नाम एक कलोनीय प्रतिरक्षी भी पूछा जाता है। अब एक नाम आता है जीन विश्लेषण या जीन का कृत्रिम संश्लेषण। तो जीन का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किया था अपने इंडिया के एकमात्र हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एक ही है तो आसानी से याद रख लेना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद खुराना। तो इन्होंने सबसे पहले वो जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। अब आपने देखा होगा कि वर्तमान में एक रोग चल रहा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। सन 2010 से वर्तमान तक यह रोग है वो एक बहुत ही विशेष रोग बन गया है, यानी कि जो बच्चे से लेकर बूढ़ों में यह रोग होता रहता है, ल्यूकेमिया। तो इस रोग का सबसे पहले जीन थेरेपी द्वारा उपचार किया गया था। और 2015 में, बहुत पुराना भी नहीं है। तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में क्या होता है कि रोगी को है वो खांसते समय या फिर कोई अन्य एक्टिविटी में खून बाहर आता रहता है। तो इस ल्यूकेमिया में क्या हुआ था कि इसका उपचार करने के लिए जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले प्रयास किया था बेहस तथा कासिम ने। बहस नहीं है, बेहस है।
बीएस एंड कासिम। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने वो ल्यूकेमिया रोग का जीन थेरेपी द्वारा उपचार संभव किया था। याद रखना, दो वैज्ञानिक बहुत बार आ चुके हैं। अब याद रखना ल्यूकेमिया रोग का बीएस तथा कासिम, और हमने पीछे अभी पढ़ा पुनर्योगज डीएनए का स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर, और एक कॉलोनी प्रतिरक्षिका कोहलर व मिल्स्टन। तो इन तीनों में आप कंफ्यूजन होगे, मुझे 100% श्योर है, तो आप ढंग से चेक कर लेना। अब एक आता है कि मानव भ्रूण का क्लोन। हाँ भाई, मानव भ्रूण का क्लोन बना लिया गया है, सही सुन रहे हैं आप। मानव भ्रूण का क्लोन सन 2001 में अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया था। अमेरिका में यह मानव भ्रूण का क्लोन बना लिया गया है। कंपनी का नाम बताऊं क्या आपको? एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजी कंपनी। एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजी, हाँ, एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजी कंपनी। इस कंपनी ने वो मानव भ्रूण का क्लोन बना लिया गया, यानी कि वर्तमान में मानव भ्रूण का क्लोन उपस्थित है जो मनुष्य की कार्य क्षमता को कम कर सकता है। उसके स्थान पर इसके क्लोन आ जाएंगे, यानी कि रोबोट। तो ये हो गया। और एक पुनर्योगज डीएनए से संबंधित एक तकनीक है पीसीआर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे पीसीआर को विस्तृत रूप से। इसका उपयोग डीएनए के प्रतिलिपिकरण में किया जाता है। प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी बनाना। तो इस पीसीआर तकनीक में डीएनए की पुनर्योगज डीएनए की अनेक फोटोकॉपियाँ बनाई जाती है, और फोटोकॉपियाँ बनाने के लिए इसको थर्मल साइकिलर में घुमाया जाता है, और एक चक्कर पूर्ण होने में 280 सेकंड का समय लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। हम आगे विस्तृत रूप से और पढ़ लेंगे पीसीआर तकनीक के बारे में। तो इस पीसीआर तकनीक के खोजकर्ता थे वैज्ञानिक कैरी मूलिस ने है वो पीसीआर तकनीक की खोज की थी, जिसका उपयोग डीएनए के प्रतिलिपिकरण में किया जाता है। कैरी मूलिस ने इसकी खोज की थी पीसीआर तकनीक की। अब पीसीआर तकनीक हो गया, और एक और आपका शायद रह चुका है, वो है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, एडवर्ड बुकनर ने क्या किया था? एडवर्ड बुकनर, याद करिए आप थोड़ा सा। जी हाँ, एडवर्ड बुकनर ने सर्वप्रथम एंजाइम जाइमेज की खोज की थी। बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परंतु बता दिया है। एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। तो कुछ रह गया है? मेरे हिसाब से तो नहीं रहा है। मुख्य खोजें इतनी ही हैं जो आपकी बुक में दी गई है 12th की। तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने इस लेक्चर में आज पढ़ी है। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, अपने फेसबुक पेज साइंस का राज, यही नेम है जो चैनल का नेम है, साइंस का राज। फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।